विश्व संस्कृत दिवसावसरे विश्व आयुर्वेद मिशन संस्थायाः आरोग्य भारत्याः महर्षि भारद्वाज वेद विद्या समित्याश्च संयुक्त तत्त्वावधाने आयोजिताः तरंग संगोष्ठी विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्ये संस्कृत वाङ्मयस्य उपदेयतया सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः हार्दिकं स्वागतम्। संस्कृत दिवसस्य रक्षाबन्धनोत्सवस्य च सर्वेभ्यः शुभकामना। जयतु संस्कृतम्। भारतस्य गौरवं संस्कृतम् एव, अतः संस्कृतदिनस्य शुभाशयाः सर्वेषां कृते। चला गया गूगल पे करें। कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया कि इस दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था। इस दिन वेद पाठ का आरंभ होता था एवं इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ किया करते थे। पौष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। प्राचीन काल में फिर से श्रावण मास की पूर्णिमा से पौष मास की पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। इसलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आजकल देश में ही नहीं, विदेश में भी संस्कृत उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों का भी योगदान उल्लेखनीय है। आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधान जो हमारे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश भी है, ये देववाणी में ही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है किस तरीके से इस भाषा के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी है, ये भी देखिए, आप देख सकते हैं संस्कृत में है। तो कहीं न कहीं जो ये संस्कृत भाषा है, कहीं न कहीं अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस ले आ रही है
जो इसका गौरव है वापस आ रहा है और हम सभी इसके लिए प्रयासरत हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर जी एस तोमर सर को कि सर आएँ और आज के इस कार्यक्रम के विषय के अपने विचार रखें। प्रोफेसर जी एस तोमर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस भव्य हमारी प्राचीन संस्कृति के गौरवपूर्ण आज के इस विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर शैल कुमारी मिश्र जी, जो कि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाथ झा परिसर में आप प्रधानाचार्य का कार्यभार से सेवानिवृत्त हुई हैं तथा आप अपने विषय की परम विदुषी हैं और आपके निर्देशन में तमाम छात्रों ने पीएचडी किया है और साथ ही साथ तमाम पुस्तकों का आपने लेखन किया है और संस्कृत वाङ्मय को बड़े जन सामान्य के पास पहुंचाने तक में आपका बहुत योगदान है। मैं आपकी बहुत बहुत आपका नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष स्वीकृति देने के लिए मैं बहुत बहुत आपका प्रणाम करता हूं। हमारे साथ दूसरे जो हमारे सम्मानित वक्ता जुड़े हुए हैं वो आचार्य पंकज शर्मा जी। पंकज शर्मा जी युवा हैं और युवा होने के साथ साथ में आप तमाम देशों में संस्कृत के ज्ञान का प्रचार और प्रसार में आप लगे हुए हैं। आप वेद विद्यालय के प्राचार्य भी हैं और साथ साथ आप निरंतर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में संपूर्ण भूमंडल पर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इसमें आप सन्नद्ध हैं। तो आपकी इस प्रतिभा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक अन्य जो हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो भी हमें लगता है साथ हमारे जुड़ चुके हैं। जी सर, जुड़े हुए हैं सर। अपने जी जुड़े हुए हैं। हाँ सर। तो आप जो है इस समय निकाल करके आप हमारे साथ आए हैं। आपको मैं विशेष रूप से इस अवसर पर, क्योंकि आज संस्कृत दिवस में मूल रूप से हमारे जो नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन हमारे हैं अंबिकेश दुबे जी, आचार्य अंबिकेश दुबे जी, ये जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में समय निकाल करके उपस्थित हुए और हमारी भारतीय वाङ्मय को समुन्नत बनाने की दिशा में जो उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं उसमें आपका योगदान है। तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार मूल रूप से हर कार्यक्रम को समय से संपादित करना, संचालित करना और उस कार्यक्रम की तह तक जाना एक बहुत अच्छे अन्वेषी का गुण होता है। तो हमारे डॉक्टर अवनीश पांडे जी, जो कि मूल रूप से हमारे आरोग्य भारती काशी प्रांत के सह सचिव भी हैं, हमारी विश्व आयुर्वेद मिशन के उत्तर प्रदेश के महासचिव जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ साथ में आप उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद का दायित्व भी पूर्ण कुशलता के साथ निर्वहन कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन कर रहे हैं। जन सामान्य और पीड़ित मानवता के लिए आप समर्पित हैं। तो मैं आपके इस व्यक्तित्व को समुन्नत होने के लिए, निरंतर विकसित होने के लिए भगवान से कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार से समुन्नत होते रहें। वो आज विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर आपको आशीर्वाद मिलेगा तमाम महर्षियों का कि आज आपने इस कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए आज आपने जो बीना उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के समायोजन के लिए। जहां तक प्रश्न है वर्तमान परिदृश्य में संस्कृत वाङ्मय की उपयोगिता, संस्कृत के संदर्भ में मैं कुछ चीजें आपके सामने कहना चाहूंगा। हमारे विषय विशेषज्ञ, हमारी मुख्य अतिथि महोदया, ये तो आपको सब बताएंगे ही। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत ही हमारा जो है मूल स्रोत है। आयुर्वेद का स्नातक और विद्यार्थी होने के नाते बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं कि वेद विश्व वाङ्मय के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकार्य हैं और अथर्ववेद का उपांग होने के नाते आयुर्वेद की प्राचीनता स्वयं स्वीकार्य है। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि हमारा मूल स्रोत संस्कृत ही है। बिना संस्कृत के हम अपने विषय वस्तु को न समझ सकते हैं, न लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि जब मैं शोध कर रहा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मेरा विषय था कामला, जिसको आज के परिवेश में हम जॉइंडिस कहते हैं।
तो ऋग्वेद की एक ऋचा मैंने देखा, शोध के समय में ऋग्वेद की एक ऋचा मुझे देखने को मिली। उसमें लिखा कि हे सूर्य, तू अपनी रश्मियों से रोगी के शरीर में प्रवेश की हुई हरिमा और पीतिमा रोग को नष्ट कर। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऋग्वेद के काल में हमारे महर्षियों को इस चीज की जानकारी थी कि जिन लोगों को जॉइंटिस हो जाता है वो फोटोथेरापी से ठीक किया जा सकता है। बच्चे जो पैदा होते हैं उनको जॉइंटिस जो होता है तो उनको फोटोथेरापी किया जाता है, सवेरे का सूर्योदय का सूर्य का स्नान कराया जाता है, सूर्य का दर्शन कराया जाता है, और सूर्य के निकलने वाले जो रेज हैं वो आपके शरीर के अंदर के बिलिरुबिन को ऑक्सीडेट करके और उसको शरीर को वाटर सॉल्युबल बनाती हैं, जिससे वो मूत्र और मल के मार्ग से बाहर निकल जाता है और पीलिया रोग से निजात मिल जाती है। इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान हमारे महर्षियों ने तत्कालीन साहित्य में भरा पड़ा है। जब हम वर्षा ऋतुचर्या की बात करते हैं, हित बुक, मित बुक, अशाक बुक, ऋत बुक, इस प्रकार का उल्लेख अत्यंत वैज्ञानिकता से उत्प्रेत है। आज हम देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु में हम आहार का या आहार व्यवस्था की बात करते हैं तो लोगों को हम कहते हैं हित बुक, वही भोजन सेवन करें जो आपके शरीर के लिए हितकारी हो। मित बुक, भूख से कुछ कम खाएं क्योंकि जठराग्नि कुछ मंद होती है। ऐसी स्थिति में बात के प्रकोप के कारण अनेक प्रकार की व्याधियां होने की संभावना बनती है। तो मित भुक और अशाक भुक, पत्ते वाली साग सब्जियों का निषेध, इसका मूल कारण यही है कि पत्ते वाले साग सब्जियों का निषेध यही है। आज हम भी जानते हैं कि कीड़े मकोड़े के कारण टॉक्सिन्स आ जाते हैं, पॉइजनस हो जाती है और तमाम प्रकार के रोगों को, आहार नली जन्य रोग जो हमारे GI डिसऑर्डर्स हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो और ऋतुभुक, भगवान पे भी जब हम भोग लगाते हैं तो आचार्य हमारे सामने कहते हैं कि ऋतुफल चढ़ाइए। भगवान को भी ऋतुफल अर्पित किया जाता है और ये आज बड़ी वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है जिस देश में आप पैदा हुए उसी देश का अन्न, आहार और औषध आपके लिए प्रशस्त है। तो आपको ऋतुभुक का तात्पर्य है कि ऋतुकालीन जो फल और सब्जियां हैं उन्हीं का आप सेवन करें। कोरोना कालखंड में इसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने इसको स्वीकार किया। हम लोग जो है जंक फूड से हट करके, डिब्बाबंद फूड से हट करके, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स की संस्कृति से हट करके हमने अपने घर में बने हुए रसोई का सेवन किया और उससे हमें अत्यंत लाभ मिला। और दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल और सब्जियां, इनका प्रयोग ऋतु के विपरीत, ऋतु वैभिन्न होने पर किए जाने पर तमाम प्रकार के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के सूत्र भरे पड़े हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि चरक संहिता के 16वें अध्याय में कामला की चिकित्सा के संदर्भ में आचार्यों का कहना है कि तिल पिष्ट निवम यस्तु वर्चय श्रित कामली श्रेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्पित्तम का फरैर्जयेत। अगर कामला का रोगी तिल पिष्ट संदेव वर्चस, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं क्ले कलर्ड, क्ले कलर्ड माने मिट्टी का रंग, तो मिट्टी के तो भिन्न रंग हो सकते हैं, मिट्टी लाल भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, लेकिन तिल पिष्ट संदेव, तिल्ली का जो पिष्ट होता है वो, उसको हम कहते हैं सीसामम पेस्ट, उसका रंग एक ही होता है और उसकी सिमिली, उसकी समानता हमारे मल के अंदर जब स्टर्कोबिलिनोजन पिगमेंट नहीं आते तो उस मल के वर्ण की जो समानता है वो तिल पिष्ट के समान ही होता है। इससे बढ़कर के कोई सही उदाहरण नहीं दिया जा सकता। और आचार्यों ने यही नहीं, केवल निदान नहीं, चिकित्सा के संबंध में भी उपदेश कर दिया कि तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चय श्रित कामली श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम। ऐसे रोगी में होता क्या है कि श्लेष्मा के कारण पित्त का स्वाभाविक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तत्पित्तम कफहरैर्जयेत। अगर आप उसकी चिकित्सा करना चाहते हैं तो पहले कफहर चिकित्सा करिए, जिससे वो अवरोध दूर हो, वो पित्त अपने स्वाभाविक मार्ग में आ जाए। और उसके लिए उन्होंने उपाय क्या बताया? वृद्धा विषंदनाथ पाकात स्रोतो मुख प्रशोधनाथ शाखा मुक्ता मला कोष्ठम यंतो वायुष्य निग्रहात। ये जो उपाय बताए, इन उपायों को आज हम अनुशीलन करने पर हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के ऐसे रोगियों का अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आज के परिदृश्य में उन महर्षियों के सामने न तो कोई अल्ट्रासाउंड था उस समय, न MRI था, न CT स्कैनिंग था, और उन्होंने इस प्रकार के ज्ञान को अपने दिव्य चक्षुओं से जो हमारे सामने रखा, वो अत्यंत ही श्लाघनीय है। मैं जानता हूं कि उनकी लेबोरेटरी 4 दीवारों में सीमित नहीं थी। एंटायर नेचर वाज देयर लेबोरेटरी।
संपूर्ण जो हमारा नेचर था, प्रकृति थी, वो उनकी प्रयोगशाला थी, और उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वही उनका जो है शस्त्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसलिए उनके द्वारा स्थापित किए हुए सिद्धांत शाश्वत हैं और हमेशा सिद्ध रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना कालखंड में पाश्चात्य चिकित्साविदों ने तमाम औषधियां आपके सामने परोसी, आपके सामने आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सारी औषधियां आपके सामने कही गई। अंत में WHO ने यू टर्न लिया और कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है और नुकसान पहुंचा सकती हैं। और गुड़ूची का कार्यकारिता, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा, इनकी कार्यकारिता जैसी लिखी हुई है उसी प्रकार की कार्यकारिता आज हमको प्राप्त हो रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कोरोना कालखंड में हम लोगों के जब व्याख्यान हुए तो मुझे प्रसन्नता होती है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस, बाहर के लोग जब हमसे पूछते हैं कि हल्दी की मात्रा कितनी ली जा सकती है, बच्चों को हल्दी हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तुलसी के संबंध में जानकारी लोग प्राप्त करते हैं, गुड़ूची आज जनप्रिय हो गई है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। यह भारतीय वाङ्मय के गौरव की बात है। और आज एक अंतिम बात, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, अंतिम बात आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा कि आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में क्या हुआ कि योग के संदर्भ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने योग के संदर्भ में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना करके तमाम विश्व के देशों को जोड़ करके आज योग की कार्यकारिता और प्रभावकारिता को लोकप्रिय बनाया है। और हमारे यहाँ जो लिखा गया है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य तो वैद्यकेन योपा करोतु प्रवरम मुनीनाम पातंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। ये जो है चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र, पातंजलि योग शास्त्र का, और मन की शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र और वैद्यक का, और साथ साथ में वाणी की शुद्धि के लिए महाभाष्य का जो आविर्भाव किया गया एक ही ऋषि के द्वारा किया गया, तो वही ऋषि चरक के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसीलिए हम जो है अभी कुछ दिवस पूर्व नाग पंचमी के दिन हमने चरक जयंती का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया और लोगों ने इसको बहुत ही सही तरीके से इसको सराहा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज विदेशों में, यूएसए में आप देखिए असेंबली शुरू होने के पूरे गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है। तमाम एयरपोर्ट्स में मैं गया, बाहर एयरपोर्ट्स पे गायत्री मंत्र की ध्वनि बज रही है। हमारे शांति मंत्र और हमारे जो है पूजा अर्चना की विधि को आज पाश्चात्य जगत इसकी कार्यकारिता को स्वीकार करते हुए प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। चंद वो लोग जो भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, विरोधी मानसिकता के हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के विरोधी है, उनको जो है कोई लेना देना नहीं है इस चीज से कि हमारे पास क्या कितना बड़ा भंडार भरा पड़ा हुआ है। इस भंडार का अगर हम देखें, चाहे एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की बात करें, भारद्वाज का जो शास्त्र है, और चाहे हम आप मेडिकल साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, ये सारी चीजें आप हमारे कणाद ऋषि से लेकर के हमारे महर्षियों ने जिस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण के नियम के संदर्भ में ये सारी जानकारियां जो प्रस्तुत की, ये हमारे वाङ्मय में विद्यमान है। और मुझे गर्व है इस बात का कि हम उस भारतवर्ष के नागरिक हैं जिसकी संस्कृति अत्यंत प्राचीन एवं सामयिक है और संपूर्ण विश्व को दिशा देने के लिए योग्यता रखती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रयास से वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी भारतीय इस विधा के गौरवपूर्ण इतिहास को लेकर के आगे बढ़ेंगे और भारत पुनः विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस महान कार्यक्रम के समय, महान पर्व के समय, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि हम पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी इस जिजीविषा से, हम ये जानते हुए कि हमारी ये थाती है, हमारे गर्व का विषय है, इसको हम निरंतर पूर्ण लगन के साथ काम करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे ने आज संस्कृत का जो उच्चारण किया, वह वैद्य की संस्कृत के बारे में उच्चारण में कमियां आने पर हम लोग कहते हैं क्षम्य है कि वैद्य जो है व्याकरण के लिए वाद्य नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हमारा कमिटमेंट और हमारा संस्कृत के पर लगाव ये निश्चित रूप से माने रखता है। तो मैं आज आपके इस कृति को जो आपने आज संस्कृत में प्रारंभ में व्याख्यान किया, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। इसी प्रकार से आप संस्कृत के प्रति अपनी अनुराग को रखें और बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी और संस्कृत के महर्षियों को पुनः प्रणाम।
अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें डॉक्टर अवनीश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर श्रीमती शैल कुमारी मिश्रा मैडम जी हैं। पूर्व प्राचार्य हैं आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम गंगानाथ झा परिसर प्रयागराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, और आपके मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवादाः। वन्दे वाणी विनायकौ। अद्य विश्व संस्कृत दिवसावसरे विश्वायुर्वेद मिशन संस्थायाः आरोग्य भारत्याः महर्षि भरद्वाज वेद विद्या समित्याश्च संयुक्त तत्वावधाने आयोजिता अस्यां तरंग संगोष्ठ्यां विराजमानाः मान्याः आयोजनाध्यक्ष महोदयाः प्रोफेसर गिरीन्द्र सिंह तोमर महोदयाः, सम्मानिताः सारस्वत वक्तारः, वेद विद्या पारंगताः महर्षि भरद्वाज वेद विद्या समितेः प्राचार्याः श्रीमन्तः पंकज शर्मा महोदयाः, ज्योतिष संस्थानस्य अध्यक्षाः आचार्याः श्री अंबिकेश दुबे महाशयाः, आयुर्वेद चिकित्साधिकारिणः वैद्याः समन्वयक महोदयाः श्री अवनीश पांडे वर्याः। अहं सर्वेभ्यो विद्वद्वरेण्येभ्यो अभिवादनम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्मिन् पर्वणि च अद्य रक्षाबन्धनम् अपि वर्तते, तस्य कृते भवद्भ्यो वर्धापनानि शुभकामनानि च मया प्रदीयते। अद्य संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य वर्तमान परिप्रेक्ष्ये संस्कृत वाङ्मयस्य उपादेयता विषये किञ्चित् निवेदयितुं प्रस्तुतास्मि अहं यथादिष्टा अध्यक्षवर्येण। साम्प्रतिके युगे अद्यत्वे संस्कृतस्य उपादेयता वर्तते नैव इति अयं विषय एव हास्यास्पदं वर्तते। यतोहि संस्कृत भाषा तु स्वयमेव वैज्ञानिकी भाषा विद्यते। संस्कृतम् इति अस्याः विशेषणम् अस्ति। वस्तुतः इयं तु देवभाषा, सुरभारती, अमर भाषा वर्तते। या भाषा अमर भाषा वर्तते तस्याः उपादेयत्वं कथं, तस्य विषये कथं सन्देहः मनसि जायते। सर्वथा इयं तु सार्वकालिकी भाषा वर्तते। अस्याः उपादेयता तु सार्वकालिकी एव वर्तते। यतोहि अस्माकं सर्वेपि ग्रन्थाः, सर्वेपि वेदाः, पुराणानि, दर्शनानि, धर्मशास्त्रं, तन्त्रशास्त्रम्, आगमशास्त्रं, सर्वाणि शास्त्राणि तु संस्कृते एव निबद्धाः सन्ति। तर्हि अस्य उपादेयता कथं न भवितुम् अर्हति? अयं प्रश्नः एव मनसि न अस्माकं मनसि तु नैव भवति। वस्तुतः इयं देवभाषा नाम्ना व्यपदिश्यते। व्याकरणस्य नियमैः या संस्कृता सा भाषा संस्कृतम् इति। अस्य विश्वस्य सर्वे भाषाविदः, भाषावैज्ञानिकाश्च मुक्तकण्ठेन स्वीकुर्वन्ति यत् संस्कृतमेव विश्वस्य न कापि अन्या भाषा अस्ति, सुसंस्कृता सुव्यवस्थिता च। सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा इति सर्वे वैदेशिकाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। भारतीयाः सर्वेपि प्राचीनाः ग्रन्थाः संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। तथा इदानीं तु आकश्मीरात् कन्याकुमारी पर्यन्तं सौराष्ट्रात् असम यावत् प्रतिदिनं शताधिक संस्कृत भाषायां पत्रिकाः प्रकाशिताः भवन्ति। शोधकार्याणि जायन्ते, मौलिक रचनाश्च भवन्ति इदानीम्। अत एव समस्त, यतोहि अस्माकं ये वेदाः सन्ति समस्त ज्ञानराशि मूलकाः वेदाः सन्ति। सर्वा शिक्षास्तु, सर्वा विद्यास्तु वेदे एव वर्तते। क्षम्यतां, किञ्चित् अत्र व्यवधानं जायते यान्त्रिक संबंधी। अहं तु आवाहयामि अत्र किञ्चित् व्यवधानं
समीचीनं समीचीनं क्षम्यताम्। तत् संस्कृते वेदान्तस्य चतुर्षु महावाक्येषु एकम् अस्ति प्रज्ञानं ब्रह्म, अर्थात् यत् ज्ञानं तदेव वेद इति। वेद एव ब्रह्म, अर्थात् ज्ञाने वेदे ब्रह्मणि न कोऽपि भेदः। एते परस्परं तु पर्यायभूताः शब्दाः सन्ति। वेदस्य परिभाषा एवं क्रियन्ते विद्वद्भिः विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। वेदास्तु चरमं सत्यम्। इमे वेदाः किम् इमे किं जायते इदानीं किमपि अत्र किं भवति, यन्त्रे किस्मे किमपि बाधा आगच्छति। आवाज आ रही है मैडम, आपकी आवाज आ रही है? कुछ यंत्र में हमारी इसमें कुछ खराबी आ रही है। कोई बात, हमें असल में इस विधा में मैं थोड़ी परिपक्व नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है। देव मनुना उक्तम अस्ति सर्वज्ञानमयो हि सः वेदः। संस्कृत भाषायां निबद्धेषु वेद मंत्रेषु एतादृश न कोऽपि विषयः यस्य उल्लेखो नास्ति। अस्माकं वेदेषु भाषाविज्ञानस्य, पर्यावरणस्य, चिकित्साशास्त्रस्य, खगोलशास्त्रस्य, भूगोलशास्त्रस्य, अर्थशास्त्रस्य, राजनीतिशास्त्रस्य, सैन्यविषयस्य, रक्षोपकरणानां, विमानशास्त्रस्य वा विषया भवेयुः। सर्वेषां विद्यानां स्रोतभूताः सन्ति वेदमन्त्राः। अत्र तु पशुचिकित्सायाः विषये वा भवतु, राष्ट्रधर्मस्य विषये भवतु, समाजव्यवस्थायाः सम्यक् चिन्तनं वर्तते। समाजव्यवस्थायाः कृते उपदिशन्ति वेदाः अस्माकं। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम्। अत्र कीदृशी उदात्त भावना दृश्यते मंत्रेषु। अत्र पशुचिकित्सायाः, राष्ट्रधर्मस्य, सैन्यविषयस्य, विमानशास्त्रस्य विषया भवेयुः। सर्वेषां विद्यानां तु स्रोतभूताः सन्ति अस्माकं वेदमन्त्राः। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। कोई बात नहीं। मोनू जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमें लग रहा है। ठीक है मैम, ठीक है। आवाज आ रही थी आप यहाँ? गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। वैसे पीछे करो इसको तो। तो कुछ पावर पॉइंट वगैरह होगा, कुछ ऐसा मैंने तैयार। अच्छा। पावर पॉइंट बनाया होगा तो मैम ने तो वो आगे नहीं बढ़ रहा होगा, कुछ ऐसा। हाँ, राइट। सर है इस पर। अभी आप नोट नहीं है। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज आ रही है। हाँ मैडम, बोलिए, आप बोलें। तो आना है। कहाँ जा रहा है तुम्हारा आवाज? अवनीश जी? हाँ, अभी बोलेंगे तो आवाज आएगी। ठीक है, हम अपने उस पर मोबाइल पर बोलते हैं क्या? नहीं, ठीक। हाँ, कहाँ है तुम्हारा? कोई बात नहीं। वेदेषु अस्माकं धार्मिक आर्ट्स ग्रन्थेषु तु सर्वेपि विषयाः सन्ति, है ना?
अनेके विज्ञानग्रन्थाः संस्कृतवाङ्मये सन्ति। पुराणेषु वर्णितानां ब्रह्मास्त्रादीनां स्वरूपम् आधुनिकयुद्धास्त्रेभ्यो श्रेष्ठतरं विद्यते। सप्तलोकानां वर्णनं भूगर्भविज्ञानस्य परिचयं प्रददाति। वेदान्तस्य माया सिद्धान्त एनर्जी सिद्धान्तादपि श्रेष्ठो विद्यते। उपनिषत्सु विज्ञानं विलोक्य एव ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयेन उपनिषदम् अनुदितानि नूतनानि संस्करणानि प्रकाशितानि। अधुना पाश्चात्याः वैज्ञानिकाः संस्कृतवाङ्मयस्य विज्ञानं प्रयुज्य अस्मभ्यमेव प्रत्यावर्तयन्ति। पुनः वयं तानेव अनुसरामः। इदानीं महर्षे पतञ्जलेः योग विज्ञानम् अखिलेपि विश्वे अखिले सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अखिले विश्वे पतञ्जले योग विज्ञानं तु सर्वे स्वीकुर्वन्ति। तथा यतोहि जून् मासस्य भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, जून् मासस्य 21 दिनाङ्के सम्पूर्णः विश्वः योगम् अनुसरन्ति। इत्थम् अस्माकं कथनं वर्तते यद् अस्माकं ये यानि शास्त्राणि सन्ति, ये धर्मग्रन्थाः सन्ति, तेषु शास्त्रेषु पुराणेषु अखिलोपि सर्वाः विषयाः निश्चिताः सन्ति अस्माकं शास्त्रेभ्यः। तर्हि कथम् अस्याः भाषायाः उपादेयता भवितुं नार्हति, अपि तु अवश्यम् अनिवार्यतया इयं भाषा अस्या भाषायाः उपादेयता वर्तते एव। अस्माकं पुराणानि सन्ति। अस्माकं जीवनस्य कृते का आवश्यकता वर्तते? पर्यावरणस्य, चिकित्साशास्त्रस्य, स्वास्थ्यस्य, शिक्षायाः एते आवश्यकताः सन्ति। एतेषां कृते अस्माकं शास्त्रे वेदेषु पुराणेषु अधुना सम्प्रति सिंघम तोमर महोदयेन उक्तं यत् आयुर्वेदशास्त्रं पुराणेषु वर्तते। अथर्ववेदस्य उपाङ्गभूतः ये उपाङ्गभूतम् आयुर्वेदशास्त्रं वर्तते। तत्र तु पुराणे वेदात् परं पुराणेषु आयुर्वेदशास्त्रस्य प्रभूतं विवरणं प्राप्यते। मुख्यतः गरुड़ पुराणे, अग्निपुराणे तु आयुर्वेद शास्त्रस्य विशद वर्णनं वर्तते। सर्वेषां रोगाणां लक्षणं, निदानं, चिकित्सा और वनस्पतीनाम् अपि वर्णनम् उपलभ्यते आयुर्वेद शास्त्रस्य। तथैव वाल्मीकि रामायणे अपि चिकित्साशास्त्रस्य वर्णनं वर्तते। औषधीनां वर्णनं वर्तते। युद्धकाण्डे यदा सुषेणवैद्यः आगच्छति तर्हि संजीवनी विद्यायाः तत्र उल्लेखो वर्तते। यथा संजीवनी विद्या वनस्पतेः, विशल्यकरणी वनस्पतेः, संधानकरणी वनस्पतेः इत्यादीनां वनस्पतीनां तत्र उल्लेखो वर्तते। अस्मात् ज्ञायते यत् चिकित्साशास्त्रस्य अस्माकं शास्त्रेषु आयुर्वेदशास्त्रस्य वर्णनम् अस्माकं वेदेषु, पुराणेषु, काव्येषु, महाकाव्येषु च अपि प्रभूतं तत्र उपलभ्यते अस्य विवरणं शास्त्रस्य। अथैव पर्यावरणस्य विषये अपि इदानीं सर्व चिन्ता वर्तते। सर्वेषां कृते चिन्तायाः विषयो वर्तते पर्यावरणं। पर्यावरणस्य इदानीं अतीव समस्या वर्तते। जलप्रदूषणं, वायुप्रदूषणं, पृथिव्याः प्रदूषणं। तस्य कृते अपि अस्माकं वेदेषु पर्यावरणस्य कीदृशी चिन्ता आसीत्। अस्माकं ऋषयः कियन्तः दत्तावधानाः आसन् पर्यावरणविषयं कृते, वनस्पतीनां रक्षणं कृते, जलस्य रक्षणं कृते, वायुशुद्धतायाः विषये, मृत्तिकायाः शुद्धतायाः विषये। अतः पर्यावरणस्य कृते अत्र पंकज महोदयः जानन्ति यद् वेदमन्त्रेषु कियन्तः मन्त्राः सन्ति वनस्पतीनां कृते, पर्यावरणस्य शुद्धेः कृते। तत्र ते अग्रे वक्ष्यन्ति मन्ये। अत्र द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्षः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। अर्थात् सर्वमिदम् अस्माकं कृते शान्तिमयं भवतु। पुराणेषु संस्कृतग्रन्थानां पुराणानाम् अध्ययनेन इदं सर्वं ज्ञायते यत् अस्माकं सम्पूर्णं जीवनम् एव प्रकृतिम् आश्रित्य आसीत्। प्रकृतेः महत्त्वम् अस्माकं कृते
बहु आसीत् तदानीम्। अतः प्रकृतेः कृते कियन्तः मन्त्राः सन्ति तत्र पुराणेषु अपि अस्य कृते जलस्य नदीनां नदी तु देवी रूपेण चेतनेषु तु अलम् अचेतनेषु अपि श्रद्धा आस्था आसीत् अस्माकं ऋषीणां महर्षीणां। तत्र नदी पूजा वर्तते, वृक्ष पूजा वर्तते, पर्वत पूजा वर्तते। एतेषां सर्वेषां कृते अस्माकं मनसि श्रद्धा आसीत्। पर्यावरणस्य कृते, स्वास्थ्यम् अधिकृत्य कृते, शिक्षायाः कृते, आध्यात्मिक चिंता, आध्यात्मिक अपि भौतिक स्वास्थ्यस्य कृते, आध्यात्मिक स्वास्थ्यस्य कृते अपि तत्र प्रभूत भूयासि चरित्राणि वर्णनानि तत्र सन्ति अस्माकं शास्त्रेषु। अतः इदानीं भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकम् आयुर्वेदशास्त्रे बहवः संहिताः आसन् पुरा। इदानीं तु चरकसंहिता प्राप्यते, सुश्रुतसंहिता प्राप्यते, किन्तु यावन्तः आचार्याः आसन् तेषां सर्वेषां संहिताः आसन्। काश्यप संहिता, भारद्वाज संहिता, आत्रेय संहिता, किन्तु इदानीं तेषाम् अपि उद्धरणानि कतिपय विकीर्णानि सन्ति। काश्यप संहिता तु मन्ये इदानीं चौखम्बा तत्र प्रकाशन संस्थया प्रकाशितं वर्तते, काश्यप संहिता प्रकाशिता वर्तते। किन्तु सर्वा संहिताः, भास्कर संहिता अपि आसीत्, अस्य वर्णनं प्राप्यते। भास्कर संप्रदाय अपि आसीत्, अस्य वर्णनं सम्प्रते। अत्र आशयो वर्तते यत् सर्वेपि विषयाः अस्माकं शास्त्रे निबद्धाः। ये अस्माकं जीवनस्य कृते, व्यवहारस्य कृते या आवश्यकता अस्ति येषां विषयाणां, ते सर्वेपि विषयाः अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धाः सन्ति। तर्हि सर्वे तानि शास्त्राणि संस्कृत भाषायाम् एव निबद्धानि सन्ति। यस्यां भाषायां सर्वाणि शास्त्राणि सन्ति, तेषु शास्त्रेषु सर्वे विषयाः निबद्धाः सन्ति, सा भाषा कथम् अनुपयोगिनी भवितुम् अर्हति। अर्थात् जीवनस्य कृते ये उपयोगिनः उपयोगीभूताः आवश्यकता वर्तन्ते, ते सर्वेपि अस्माकं संस्कृत भाषायां निबद्धेषु ग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते। तर्हि एतादृशी भाषा इदानीं कथम् अनुपयोगिनी वक्तुं शक्यते। अथवा इदानीं तु भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् नासा, अमेरिका स्थिते नासा शोधकेन्द्रे भारतवर्षात् बह्व्यः मातृकाः गताः सन्ति। यत् भारद्वाज विरचित वैमानिक विमान रचनायाः प्रसंगे या मातृकाः सन्ति, ता बहवः मातृकाः तत्र नासा शोधकेन्द्रे इदानीं वर्तन्ते। ता मातृका आश्रित्य ते शोधकार्यं कुर्वन्ति। इदानीं तु पाश्चात्याः अपि स्वीकुर्वन्ति संस्कृतस्य माहात्म्यं किं वयं जनाः। तर्हि इदानीम् आवश्यकता वर्तते यत् ये विषयाः अस्माकं शास्त्रेषु वर्तन्ते, तेषु विषयेषु विशिष्टरूपेण शोधकार्यस्य आवश्यकता वर्तते। एवमेव पठनेन पाठनेन तु समीचीनं कार्यं प्रचलति, किन्तु अद्यापि शोधदृष्ट्या अध्ययनस्य आवश्यकता वर्तते अस्माकं शास्त्राणां। यतोहि ये आधुनिकी समस्या या वर्तन्ते पर्यावरणस्य कृते वा महामारी, कोरोना इति महामारी आसीत्, तस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणाय वा, जलस्य शुद्धे वा, पर्यावरणस्य शुद्धीकरणाय वा, ते इति सर्वे विषयाः सन्ति। तान् उपरि शोधकार्यं कृत्वा आधुनिक माध्यमेन सह संयोजनं कृत्वा तस्य प्रकाशनं यदि जायते, तर्हि विश्वस्य कृते, अस्माकं कृते संस्कृतभाषायाः, संस्कृतशास्त्राणां तु उपयोगिता बहु भवितुम् अर्हति। इदानीं यदा संस्कृतभाषा विषये केचन जनाः कथयन्ति यत् इयं भाषा मृतभाषा वा। कथं मृतभाषा? काव्यानि जायन्ते, महाकाव्यानि रचितानि, गद्यकाव्यानि, पद्यकाव्यानि सन्ति, लक्षणग्रन्थाः सन्ति। इदानीम् अस्यां शताब्द्यां वा विंशतिशताब्द्यां वा बहव्यः रचनाः जाताः संस्कृतम् आश्रित्य।
तर्हि यस्यां भाषायां काव्या संस्कृत साहित्यं भवन्ति सा भाषा कथं मृतभाषा भवितुमर्हति। ये जनाः इत्थं कथयन्ति यत् इयं मृतभाषा अनुपयोगिनी भाषा अहं मन्ये ते सम्यक् संस्कृतविषये नैव जानन्ति, संस्कृतस्य अध्ययनं नैव कुर्वन्ति। ये संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, संस्कृतानुरागिणः सन्ति, तेषां कृते न कदापि इयं भाषा अनुपयोगिनी भवितुम् अर्हति। इदानीम् एका वार्ता अन्यापि वर्तते यत् सर्वकारेण या भाषा समादृता भवति सा भाषा सम्मानिता भवति, स्वीकार्या भवति। यदा पुरा यवनानां समये फारसी भाषायाः प्राधान्यम् आसीत्, ततोपि पूर्वं विक्रमादित्य नृपादीनां काले भोजकाले संस्कृतस्य राजसभायां समादृता संस्कृत भाषा आसीत्। तदानीं विदुषां मध्ये संस्कृत भाषायाः श्रद्धा आस्था आसीत्, सम्माननम् आसीत्। इदानीम् आङ्ग्लसमये राजभाषा राजकार्यं यस्यां भाषायां प्रचलति तस्या एव भाषायाः अङ्गीकरणं कुर्वन्ति, तामेव भाषाम् अङ्गीकरणं सर्वे कुर्वन्ति, सर्वे स्वीकुर्वन्ति। यतोहि इदानीमपि यदि अस्माकं भारतसर्वकारः संस्कृतभाषां प्रति संस्कृतभाषायाः यदि सम्माननं क्रियते चेत् तर्हि इयं भाषा उपयोगिनी अनिवार्यतया सर्वेषां कृते उपयोगिनी भवितुम् अर्हति। यस्यां भाषायां राजकार्यं व्यवहारस्य प्रचलति सा एव भाषा समादृता भवति। इदानीम् आवश्यकता वर्तते यद् इयमपि भाषा अस्माकं सर्वकारेण समादृता भवतु। तस्मात् ततः एव अस्माकं सर्वेषां कृते अस्याः भाषायाः उपयोगस्य वृद्धिः भवितुमर्हति। इयं भाषा अस्माकं कृते पुनः कामधुक् भवितुमर्हति। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, अस्याः भाषायाः कृते अस्ति। अतः वयं सर्वे मिलित्वा अस्याः भाषायाः संरक्षणे, संवर्धने, प्रचारे, प्रसारे वा मिलित्वा वयं कार्यं कुर्मः। अस्याः उपयोगिताः सिद्धा अस्ति। पुनरेव सर्वेभ्यः कृते इयं भाषा उपयोगिनी भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अहं विररामि। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वैदुष्यपूर्ण आपके व्याख्यान से निश्चित रूप से बहुत ही हम लोगों को हमारी अभिज्ञान की वृद्धि हुई है और आपने संस्कृत वाङ्मय में प्रारंभ से जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक संपूर्ण विश्व में विद्यमान संपूर्ण क्षेत्रों में, चाहे वो विमान शास्त्र हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे हमारा अभियांत्रिकी हो, सब में संस्कृत के विधा के हमारे उपलब्ध हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा कि राजकीय जो प्रश्रय जो मिलना चाहिए, राजकीय प्रश्रय अगर मिलेगा तो भाषा की उन्नति होगी। और जिस प्रकार से आंग्ल संबंध में आंग्ल भाषा का विकास हुआ, मुगल काल में उर्दू का विकास हुआ और उसी प्रकार से विक्रमादित्य के समय में संस्कृत भाषा का अभ्युदय हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय हमारे इस संस्कृति के इस गौरव को पुनः लौटाने का कार्य करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि हम वाल्मीकि रामायण में जब पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से रामचरितमानस में एक संजीवनी का उल्लेख आता है। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छा एक संजीवनी का एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि संजीवनी के अंतर्गत इसमें आपके वाल्मीकि रामायण में 4 औषधियों का उल्लेख है। विशल्य करणी, संधान करणी, सवर्ण करणी और मृत संजीवनी। तो ये चारों अपने आप में स्वयं में सिद्ध औषधियां हैं और इन औषधियों के प्रभाव से न केवल आपका शल्य बाहर आएगा, संधान भी होगा और होमोलोगसिटी, आपका कोई स्कार नहीं बनेगा। और यदि इस बीच में किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की तो उसको सस्पेंडेड एनिमेशन को दूर करने के लिए मृत संजीवनी का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार की प्रभावित हमारी विद्या, हमारा ज्ञान शास्त्रों में भरा पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि 70 वर्ष के इस कार्यकाल में, कालखंड में हमारी इस विधा को, हमारी इस शिक्षा प्रणाली ने, मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमारे इस भारतीय संस्कृति के विकास को रोक दिया। और संस्कृत को आज प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के निरंतर हर विद्यार्थी को पढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि मैडम ने आपके सामने रखा कि जब तक शोध कार्य नहीं होगा, केवल पठन पाठन से कार्य नहीं चलेगा। संस्कृत का ज्ञान होने के बाद, संस्कृत के ग्रंथों का पढ़ने के बाद जब इस पर शोध कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपने विज्ञान को समुन्नत कर सकेंगे और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगे, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे आपका अन्य क्षेत्र हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा हम लोगों को उद्बोधन दिया। और अब मैं चाहूंगा अवनीश जी कि आपके अग्रिम वक्ता हमारे युवा संस्कृत के विद्वान आचार्य पंकज शर्मा जी को आमंत्रित करें कि वो अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित कराएं। डॉक्टर अवनीश पांडे जी। जी सर, मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे अगले वक्ता के रूप में आचार्य श्रीमान पंकज कुमार शर्मा जी को। आप प्रधानाचार्य हैं महर्षि भारद्वाज वेद विद्या समिति केसर भवन प्रयागराज के। आपके उद्बोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा आचार्य जी, अपने आप को अनम्यूट। धन्यवादाः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्त्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अद्य संस्कृत दिवसावसरे विश्व आयुर्वेद मिशन इति संस्थायाः आरोग्य भारती तथा च महर्षि भरद्वाज वेद विद्या समित्याश्च संयुक्त तत्वावधाने आयोजिता इयं तरंग संगोष्ठी यस्यां वयं सर्वेपि समुपस्थिताः। अहम् अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां विदुषाम् अभिनन्दामि, धन्यवादं च ज्ञापयामि यत् मत्कृते आयोजकवर्यैः अवसरः प्रदत्तः। अद्य रक्षाबंधन पर्व वर्तते, वैदिकानां श्रावणी पर्व अपि वर्तते, तथा च संस्कृत दिवसः अपि वर्तते। तस्य कृते सर्वेषां कृते संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन पर्वणः श्रावणी पर्वणश्च हार्दाः शुभाशयाः। सर्वप्रथमं मम एका एव आपत्तिः, किमर्थं संस्कृत दिवसम्? कदापि अस्माभिः आंग्ल दिवसं श्रुतं वा, कदापि जर्मन दिवसं श्रुतं वा, चाइना देशे चाइनीज दिवसं श्रुतं वा, किमर्थं भारत देशे संस्कृत दिवसम्? भारतम् एतादृशः देशः भारतः यत्र वयं वदामः भारतम् इत्युक्ते संस्कृतं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, तस्मिन् देशे संस्कृत दिवसम्। विदेशेषु या जीवन पद्धतिः वर्तते तस्यां जीवन पद्धत्याम् आवश्यकं वर्तते यत् फादर्स डे, मदर्स डे, यत् यत् न्यूनं वर्तते, यस्मिन् यस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं न्यूनता प्राप्ता अस्माभिः तत्र तत्र दिवसः आयोजितः। तथैव संस्कृत भाषायाः न्यूनता अस्माकं देशे वयं किमपि वदामः, यत् किमपि वदामः, परञ्च सत्यम् इदमेव यत्
चतुर्णां वेदानां नामानि अपि हिंदू जनाः वक्तुं न शक्नुवन्ति सामान्यतया। अहं किंचित हिंदी भाषायां वक्तुम् इच्छामि, यतोहि सर्वेषां मनसि सम्यक्तया बोधो भवतु इति दृष्ट्या। हम थोड़ा पहले से प्रारंभ करते हैं। विषय हम लोगों ने रखा संस्कृत भाषा की उपादेयता। ये एक पंक्ति है, परंतु उपादेयता शब्द इतना व्यापक है कि इस भाषा की उपादेयता किस किस क्षेत्र में हो सकती है और ये विषय क्यों हम लोगों के सामने है। हम थोड़ा सा प्रारंभ में चलते हैं। जब वेदादि शास्त्रों का प्रादुर्भाव हमारे सामने आता है और जब शब्द की बात आती है तो महाभाष्य में कहते हैं कि बृहस्पति ने इंद्र को सैकड़ों दिव्य वर्ष तक शब्दों का ज्ञान दिया, शुद्ध और अशुद्ध। जब उनको लगा कि यह संभव नहीं है कि हम पूरी शब्द राशि को शुद्ध या अशुद्ध में बांट सकें, तो उन्होंने व्याकरण की रचना की, सिद्धांतों का निर्माण किया। वहां से व्याकरण की परंपरा चली। इसके बाद में एक शब्द हम लोग सुनते हैं ऋषि। निरुक्त में कहा साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः यैहि प्रतिविशिष्टेन तपसा साक्षात कृतः प्रत्यक्षतः दृष्टः धर्मः। जिन्होंने धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन किया उनको साक्षात्कृत धर्मा ऋषि कहा। उन्होंने जैसा वेद वांग्मय या जो भी शब्द राशि थी उसको उसी रूप में स्वीकार किया। इसके बाद में अब हम चलते हैं अगली जब पीढ़ी में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको जब कहा गया है श्रुतर्षि, शिष्य परंपरा से उन ऋषियों ने अपने शिष्यों को अध्ययन कराया और उन ऋषियों ने उसी रूप में उसको स्वीकार भी कर लिया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और ह्रास होता है। वहां से हमारे पास में व्याकरण, निरुक्त, छंद इत्यादि शास्त्रों के बारे में प्रमुखतया विवेचन प्रारंभ होता है। और आगे बढ़ते हैं तो एक वेद, उसको 4 भागों में विभक्त वेद व्यास के द्वारा हम लोग देखते हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं तो 1131 शाखाओं को हम प्रति वेद, प्रति शाखा, प्रति शिष्यों में जाते हुए देखते हैं। वर्तमान में उन 1131 शाखाओं में से 10 या 11 शाखाएं शेष बची। इसी प्रकार व्याकरण में, जहां व्याकरण का नियम था कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए अध्ययन करने की बात थी, वहां पर भी वो होते होते लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी तक पहुंचा। वर्तमान समय की समस्या क्या है कि हम भारत की विधा को 2 तरीके से देखें, एक इहलौकिक विद्या, एक पारलौकिक विद्या। पारलौकिक विद्या में तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं कि बिना संस्कृत के उस ब्रह्म को पा जाना या पाना ज्ञान योग के माध्यम से कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। इहलौकिक विद्या में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि विद्यार्थी पढ़े क्यों। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द कहा है अर्थ का, जो नीति शास्त्रों ने साविद्या या विमुक्तये, ये तो कहा ही है। एक और कहा है कि अर्थकरी विद्या। जो संस्कृत क्षेत्र के लोग हैं वे संस्कृत में हैं। अन्य सामान्य जो व्यक्ति है जिसके कोर्स में संस्कृत है वो या तो 5 के ऊपर प्रारंभ हो रही है या फिर वो 8 तक जाते जाते या लास्ट 10 तक जाते जाते वो उसके जीवन से चली जा रही है, और वो भी वो केवल एग्जाम पास करने के लिए कर रहा है। अभी आदरणीय सर ने, तोमर सर ने और आदरणीय मैम ने बार बार ये बात कही कि हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं, और आज पूरा विश्व मान रहा है कि हमारे सभी विज्ञान का, सभी चीजों का जो मूल है वो वेदादि शास्त्र हैं। नासा भारद्वाज के विमान शास्त्र की मांग कर रहा है। जो चिकित्सा क्षेत्र है वो चरक और सुश्रुत की बात कर रहा है। फिर भी उन स्थानों पर संस्कृत के अध्ययन अध्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। आदरणीय सर ने क्योंकि अपने शोध कार्य के समय पर पूरे आयुर्वेद शास्त्र को अध्ययन किया संस्कृत भाषा में, उसको रटा, पूरा याद किया,
आज इसलिए वो उसके गूढ़ महत्व को समझ पा रहे हैं। परंतु वस्तुस्थिति अगर आप देखें तो कितने आयुर्वेद के छात्र हैं जो संस्कृत भाषा की तरफ झुकाव रखते होंगे। पूरा झुकाव उनका एलोपैथ और उसके अन्य सिद्धांतों की ओर है। तो कैसे आप उस चीज तक पहुंच पाएंगे? मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार जब राजभाषा के रूप में या अन्य विधाओं के रूप में उस संस्कृत को स्थापित करेगी तब होगा। उससे पहले आज की पीढ़ी को संस्कृत भाषा के अध्ययन से होने वाले लाभ और उसके क्षेत्र भी दिखाई देने चाहिए। पहले पूरा का पूरा वातावरण संस्कृतमय होता था, इसलिए ना व्याकरण की जरूरत पड़ती थी ना किसी की। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम संस्कृत के श्लोक भी बोल लें तो उसका अर्थ हमें नहीं पता होता। पहले हमें रटना है, उसके बाद में उसके अर्थ को समझने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना है, अन्य चीजों का अध्ययन करना है। संस्कृत भाषा की उपादेयता सर्वदा थी, है और रहेगी। भारत को आज हम एक भारत कह रहे हैं, परंतु आज हम देखते होंगे कि विश्व में कहीं भी खुदाई हो तो भारत की ही संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर भारत शब्द से मात्र आज के भारत को नहीं लूंगा, मैं पूरे विश्व को लेना चाहूंगा। और उस पूरे विश्व में संस्कृत के माध्यम से ही रक्षण संभव है। विज्ञान की कितनी भी प्रगति हो रही हो या कुछ भी उसमें शोध हो रहे हों, सबसे पहले हमें प्रयास करके यदि इसकी उपादेयता को स्थापित करना है तो आज के विद्यार्थियों के मन में ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम किसी भी फील्ड के हों, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ हो, चाहे मेडिकल साइंस हो या कोई भी फील्ड हो, संस्कृत आना अनिवार्य है। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के जो मूल ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं और यदि हम उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही हम अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। और ये बात हम कह रहे हैं तो शायद कम लगे, नासा या अन्य विदेश के बड़े बड़े विद्वान जब इस बात को कह रहे हैं तो पूरे विश्व को और समाज को ये समझना चाहिए कि उन्हें संस्कृत की ओर लौटना चाहिए। क्योंकि संस्कृत की उपादेयता सर्वदा है, उसके बिना कोई नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, उसके बिना कोई पंथ नहीं है। कि हम भटके रहें, जो भी कुछ करते रहें वो अपनी जगह है, परंतु संस्कृत की उपादेयता तभी समझ में आएगी जब हमारे अध्ययन अध्यापन में संस्कृत का समावेश हो जाएगा और विद्यार्थी को ये आभास हो जाए, आज की पीढ़ी को या आज के जो विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनको ये आभास हो जाए कि संस्कृत विद्या सांप्रदायिक नहीं है, वैज्ञानिक है, गीर्वाण है, देव भाषा है। और उस देव भाषा को कहने का ही तात्पर्य है कि उसमें दिव्यता है। उसके प्रयोग से, उसके अध्ययन से आज के क्षेत्र में जितने भी विषय हों आधुनिक युग में, उन सभी का मूल उस वेद में या उस संस्कृत भाषा में ही मिलेगा। इतना ही कह करके मैं आदरणीय सभी अतिथियों से आज्ञा चाहूंगा कि हम संस्कृत की उपादेयता को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य पंकज जी। आपने निश्चित रूप से ये, जब तक हमको स्वयं संस्कृत के प्रति समर्पण और आकर्षण नहीं रहेगा तब तक हम सरकार को केवल दोष नहीं दे सकते। तो आज वो समय आ गया है कि लोग पुनः लौट करके उसी स्थान पर आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः इस जागरण के द्वारा हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके माध्यम से एक जन जागरूकता पैदा होगी और हर विद्यार्थी संस्कृत के प्रति आकृष्ट होगा। जो हमको पढ़ाया जा रहा है आजकल, जो करिकुलम में नई शिक्षा नीति जो बन रही है, उस शिक्षा नीति में मैंने उत्तराखंड सरकार में हमारी सहपाठी प्रोफेसर पूजा भारद्वाज, उस समय डायरेक्टर जनरल थी वहाँ आयुष की, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों की चर्चा हुई निशंक जी से, और उन्होंने करिकुलम में, मोरल एजुकेशन में, प्रारंभिक शिक्षा में आयुर्वेद के विषयों को समाहित करने का प्रारंभ किया। सुश्रुत और चरक और कणाद के संबंध में जब जानकारी विद्यार्थियों को दी जाएगी तो उसमें उपहास का विषय नहीं आएगा। आज आप सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है यंत्र शतमेकोत्तरम अत्र हस्तमेव प्रधानतम यंत्राणाम अवगच्छ तत्र चतुर्विंशति स्वास्थ्य यंत्राणि द्वयैव सदनयंत्रे विंशति नाड्या अष्टाविंशति शलाका पंचविंशति उपयंत्राणि चेति।
और उसमें कोई नई चीज हम जोड़ नहीं सकते। टेक्नोलॉजी ने उसको परिमार्जन जरूर किया है, लेकिन नया कोई यंत्र और शस्त्र का निर्माण हम नहीं कर सकते। आज आंख का ऑपरेशन किया जाता है फेको टेक्नोलॉजी से, कैटरेक्ट का। उस कैटरेक्ट के ऑपरेशन में कहाँ इंसिजन देना चाहिए, वो महर्षि सुश्रुत ने जो पॉइंट बताया, उस पॉइंट को सुनकर के लोग उपहास करते थे फेको टेक्नोलॉजी के पहले। और आज जब फेको टेक्नोलॉजी सामने आई, एग्जैक्टली उसी स्थान पर इंसिजन देने का विधान आचार्य सुश्रुत ने किया। नास नेजोप्लास्टी, नासा संधान, कर्ण संधान, प्लास्टिक सर्जरी का जो उल्लेख था, आपको आश्चर्य होगा कि उस समय एक दंड दिया जाता था पहले नाक काटने का, कि कोई अगर गलत काम करता था तो उसको दंड देते थे नाक और कान काटने का। तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर किसी की नाक कान काटी गई और उसके नाक कान का परिमार्जन एक वैद्य ने प्लास्टिक सर्जरी किया और उस प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्यूमेंटेशन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट में जाकर के। उस आदमी ने, एक चिकित्सक था, और वहीं से प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हुई। तो आज प्लास्टिक सर्जरी के लिए भारतवर्ष की सुश्रुत संहिता प्लास्टिक सर्जरी का स्रोत है। तो इस प्रकार का ज्ञान का भंडार, असीम भंडार भरा पड़ा हुआ है। इसको केवल आकलन करने की जरूरत है और वर्तमान वैज्ञानिक मापदंडों पर अनुशीलन आवश्यक इसलिए है कि आज हमारा धर्मशास्त्र या हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृत केवल भारतवर्ष की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। विश्व की पॉपुलेशन को यदि हमको एजुकेट करना है, अपनी बात को समझाना है, तो उनकी भाषा में हमें बताना होगा, हमको वैज्ञानिक मापदंडों पर उसको सिद्ध करना होगा, तभी जो है ये जनप्रिय हो पाएगी, लोकप्रिय हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्याख्यान के द्वारा हम लोगों को लाभान्वित कराया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अवनीश पांडे जी, अग्रिम वक्ता को, जो हमारे अग्रिम सारस्वत वक्ता हैं अंबिकेश जी, उनको आप आमंत्रित करें और वो अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित कराने का कष्ट करें। डॉक्टर अवनीश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य अंबिकेश दुबे जी आपका। आप अध्यक्ष हैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के। कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आचार्य जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य दिवसे अत्यंत अनधिवत् सर्वप्रथमः प्रोफेसर डॉक्टर जी.एस. तोमर जी, धन्यवादः। मम पूजनीयाः, मम माननीयाः प्रोफेसर श्रीमती शैल कुमारी मिश्रा जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। माननीय अवनीश मिश्र जी, अद्य रक्षाबंधन संस्कृत दिवस, श्रावणी उपाकर्म संस्कृत कक्षा प्रारंभस्य दिवसस्य अद्य दिवसे सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद। इयं कार्यक्रमः सर्वप्रथम संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञान विज्ञानवारिधिः वेद तत्त्वार्थ संजुष्टं लोकालोकरं शिवम्। संस्कृतं तु संस्कृतेर्मूलम् अस्ति, अतः मूलस्य रक्षा प्रथमं करणीया। यदि मूलं सुरक्षित तत् संस्कृत भाषा देव भाषा। और अद्य दिवसस्य इयं प्रोग्राम अंतर्गते माननीय मुख्य आतिथ्याः, मम पूजनीयाः, मम माननीयाः
सर्वेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो प्रणमामः। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तत्रापि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। परं परस्थं गहनादिनादिम् एकं निविष्टं बहुधा गुहासु, सर्वालयं सर्वचराचरस्थं त्वामेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणाय गुणात्मने नमः। अद्य विश्व संस्कृत दिवस अवसरे विश्व आयुर्वेद मिशन संस्थायाः आरोग्य भारत्याः महर्षि भरद्वाज वेद विद्या समित्याश्च संयुक्त तत्वावधाने आयोजिता तरण संगोष्ठ्याः अंतर्गते वर्तमान परिप्रेक्ष्ये संस्कृत वाङ्मयस्य उपादेयता इति विषयं मुख्यातिथिः प्रोफेसर श्रीमती शैल कुमारी मिश्र, धन्यवादः, प्रणमामः। आयोजनाध्यक्षः सम्मानित वक्तारौ, समन्वयकः वैद्य अवनीश, मम बड़े भ्राता, तस्य अधिकारी, चिकित्साधिकारी, अहम विषयम् उपरि आगतुं तत् सर्वप्रथमः संस्कृतं भारतस्य जगत च भाषासु प्राचीनतमा, सम्यक् कृतम् इति संस्कृतम्, इयं भाषा देववाणी इति कथ्यते। इयं भाषासु वेदाः, रामायण, महाभारतः, भगवद्गीता इत्यादि ग्रन्थाः संस्कृत भाषायाम् एवं विरचितानि। अस्माकं मुख्य अतिथ्याः श्रीमत्याः क्षम्यताम्, इयं विषयम् उपरि मैं हिंदी भाषा का थोड़ा प्रयोग करना चाहूंगा। उन्होंने सब कुछ कह दिया। उन्होंने संस्कृत भाषा में, मैं तो उनको सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रहा कि इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग भी, मैं उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने सब कुछ कह दिया, कुछ बचा ही नहीं। और वर्तमान की जो समस्या है उसे तो आचार्य पंकज शर्मा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से कहा। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि सब कुछ कहा जा चुका। प्रारंभ में ही डॉक्टर जी एस तोमर जी ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने भौतिक रूप में कह दिया, हमारे मुख्य अतिथि ने संस्कृत में, उन्होंने सब कुछ संस्कृत जगत का कम से कम शब्दों में कोई विषय नहीं छोड़ा।
उसके बाद जो बचा पंकज शर्मा जी ने, और पंकज शर्मा जी ने आज की जो वास्तविक समस्या है उस पर प्रकाश डाला। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा इत्यत्र नास्ति कोऽपि विवादः। संस्कृत भाषा अनेकासां भाषाणां जननी मता। वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् संस्कृत संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषायां ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षिता अस्ति। अस्माकं संस्कृत सन्मार्गम् उपरि प्रेष्यते प्रेरयति। संस्कृत भाषायां विश्व साहित्यस्य सर्वप्राचीन ग्रंथाः चत्वारः वेदाः सन्ति। संस्कृत भाषा एव भारतवर्षम् एकसूत्रे बध्नाति। संस्कृतमेव भारतस्य गौरवम् अस्ति। अतः अस्याः प्रचारः प्रसारः अस्माकं कर्तव्यः। भारतीय भाषासु बाहुल्येन संस्कृत शब्दाः उपयुक्ताः। संस्कृतात् एव अधिका भारतीय भाषा उद्भूताः। तावत् आचार्य जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी। वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, नाटक, देववाग, संस्कृत वाङ्मयं विश्व वाङ्मये स्वस्य अद्वितीयं स्थानम् अलङ्करोति। यं यं विषयाः दर्शनादिभिः अनन्तं वाङ्मय रूपेण विलसन्ति। अस्ति एषा देववाक् न केवलं धर्म अर्थ काम मोक्षात्मकाः चतुर्विध पुरुषार्थ हेतुभूताः विषयाः अस्याः वो फिर म्यूट हो गए। जी जी आचार्य जी। जी आचार्य जी। क्षम्यताम् अनन्तवाङ्मय रूपेण विलसन्ति। इयं संस्कृत भाषायाः संस्कृतम् एव भारतस्य गौरवम् अस्ति। संस्कृतस्य एक गीतस्य सह मैं थोड़ा हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहूंगा कि मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदय ने सब कुछ कह दिया है और कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए मैं एक छोटे से गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को मैं प्रणाम और धन्यवाद करता हूं। यह गीत बहुत ही प्रचलित है और संस्कृत में इसका बड़ा ही महत्व है। भारत माता बुध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता। निर्मल गंगा जल पूता। भारत माता बुध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता। निर्मल गंगा जल पूता।
शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटम चरणे हिंदु महोदधि सलिलम शिरसि विराजित हिमगिरि मुकुटम चरणे हिंदु महोदधि सलिलम जघने सास्य लता तरुवसनम जघने सास्य लता तरुवसनम जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता निर्मल गंगा जल पूता ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता कविवर गुम्फित पावन चरिता ऋषिवर घोषित मंत्र पुलकिता कविवर गुम्फित पावन चरिता धीर वीर नृप शौर्य पालिता धीर वीर नृप शौर्य पालिता जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता निर्मल गंगा जल पूता मनसि में सदा तव पद युगलम संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम मनसि में सदा तव पद युगलम संस्कृत संस्कृति सतत चिंतनम भाव राग लय ताल मेलनम भाव राग लय ताल मेलनम जय भारत जननी जय भारत जननी भारत माता बुध जन गीता निर्मल गंगा जल पूता निर्मल गंगा जल पूता सर्वेभ्यो नमो नमः जगन्नाथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अंबिकेश जी, आपने अपने स्वर लहरी के द्वारा हम लोगों को बहुत आप्लावित किया, आनंदित किया और संस्कृत के इस विशिष्ट गुण के कारण दैववाणी में आपने स्वर को भी जोड़ करके हम लोगों को बहुत आह्लादित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। अवनीश जी, अब समय हो रहा है, आप अपने बातों को रखते हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और शांति मंत्र के साथ कार्य का समापन करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर अवनीश कुमार पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत भाषया भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति एषैव समस्तं भारतवर्ष एकसूत्रे बध्नाति। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचार प्रसारश्च सर्वकर्तव्यः। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। विशेष रूप से धन्यवाद मैं देना चाहता हूं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीमती शैल कुमारी मिश्रा मैडम जी को। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी, अपने आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आचार्य पंकज कुमार शर्मा जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको कि आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो संस्कृत वाङ्मय की उपदेयता है, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से रखा है। और बिल्कुल सही बात बताई आपने कि जो आयुर्वेद में जो छात्र आते हैं थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है और कहीं न कहीं दिक्कत ये है कि जो संस्कृत है केवल 8वीं कक्षा तक या 10वीं कक्षा तक है और उसके बाद भी वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने तक ही सीमित है, वो ज्ञान के लिए नहीं है शायद। कॉन्वेंट स्कूल से जब लोग बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो बड़ी असुविधा होती है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है।
यहाँ तक कि उन्हें हिंदी की गिनतियां भी, आजकल के बच्चों को हिंदी की गिनती उनको 69, 79, 89 में फ़र्क नहीं पता होता है, नहीं पता होता, ये फैक्ट है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेद है, बीएमएस के कोर्स में फर्स्ट ईयर में एक विषय संस्कृत भी है जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। तो वहाँ पे कई पुस्तकें हैं, व्याकरण का पूरा ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथ पूरा जो वेद है, अथर्ववेद का उपवेद है, सारे शास्त्र हमारे संस्कृत में ही हैं, इसलिए प्रथम वर्ष में ही संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है और प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है। जो हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में जैसे धातु रूप, शब्द रूप, ये सब अनुवाद वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। अलंकार है, समास है, ये सब कुछ हमारे विषय में रहता है, कारक है, विभक्ति है, ये सभी चीज़ों को बताया जाता है कि जिससे जो भी पिछली क्लासों में जो भी लापरवाही करके आया है यहाँ पे वो ना करें और शास्त्र का उत्तम तरीके से ज्ञान अर्जित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आचार्य जी, और साथ ही साथ आचार्य अंबिकेश दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक गीत के द्वारा एक ऐसा माहौल बना दिया कि बहुत अच्छा लगा। एक देशभक्ति से ओतप्रोत आपका जो गीत था, उसने वाकई में एक बहुत ही अच्छा लगा आपका ये गीत, और आपका उद्बोधन भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आज के हमारे जो तीनों श्रोता, जो मतलब जो हमारे मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे जो दोनों स्पीकर्स थे, जो वक्ता थे, आप दोनों का उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा और निश्चित ही एक संदेश जा रहा है। और इसके बाद भी अभी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है फेसबुक पे, और रिकॉर्डेड वर्जन में भी यूट्यूब में लोगों के पास जाएगा। और जो भी बातें सामने आ रही हैं, निश्चित ही हमारी जो सरकार है, हमारे जो गवर्नमेंट है, वो संस्कृत को कहीं न कहीं अप्रिशिएट कर रही है, आगे लेके आ रही है। आजकल देखते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह भी कुछ लोग संस्कृत में लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। हालांकि मैडम जी ने अभी शांति मंत्र संक्षेप में एक बार बताया भी था, जब पंच महाभूतों का उन्होंने जिक्र किया तो वहाँ पे शांति मंत्र आ भी गया। ये हमारे शास्त्रों की ये बहुत ही अच्छी एक विशेषता कह सकते हैं कि शांति मंत्र में भी यहाँ पे पांचों महाभूतों का, पंच महाभूतों का वर्णन आ जाता है। तो हम सभी लोग शांति मंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर और कुछ कहना है सर? नहीं, ठीक, एकदम सही, ठीक ठीक। सभी लोग अपने स्थान पे सीधे बैठ जाएंगे। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओमाद्यो शान्तिः, अन्तरिक्षद्वं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, अन्तरिक्षद्वं शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वद्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्तिः, सा मां शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इस दिवस पर पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए कार्यक्रम को हम लोग विराम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से हमारी आचार्य शैल कुमारी मिश्र जी को, जो आज इस समय पूना में हैं। मैंने आपसे निवेदन किया और आप उपस्थित हुई कार्यक्रम में, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आचार्य पंकज जी हमारे हर कार्यक्रम में, जब भी हम कार्यक्रम कोई करते हैं, पंकज जी हमेशा उपस्थित रहते हैं और आप समय जबरदस्त निकालते हैं, तो आपको मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आचार्य अंबिकेश जी ने भी बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन दिया। अवनीश जी से मेरा यह है कि किसी प्रकार से हम निरंतर इस बात को अपने संघ के माध्यम से, आचार्य अपने वेद विद्यालय के माध्यम से, साथ साथ में विश्व आयुर्वेद मिशन के माध्यम से इसके बात को हम पीएम हाउस तक पहुंचाएंगे कि संस्कृत को किस प्रकार से हम जन सामान्य के लिए लाभोपयोगी बनाएं, जिससे हमारे देश में लोगों को संस्कृत के प्रति अनुराग पैदा हो और हमारे विद्यार्थी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण देश को गौरवान्वित करें और साथ साथ में एक नई दिशा दे पाएं। तो निश्चित रूप से आप आगे एक हम तैयार करेंगे और इसके ऊपर एक विशद एक कार्यक्रम
हम लोग आयोजित करेंगे, विद्वानों को आमंत्रित करेंगे सभी देश के कोने कोने से, और ये कार्यक्रम आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिवस के लिए। पुनः सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम। प्रणाम मैम। सभी को प्रणाम। अच्छा अवनीश जी, धन्यवाद। धन्यवाद।